लखनऊ बिल्डिंग हादसे पर सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर हादसा क्यों और कैसे हुआ, आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। जिन्होंने हंसती खेलती जिंदगियों को मौत की नींद सुला दी, तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हादसे की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। 2009 में इमारत का नक्शा निरस्त हुआ था। साल 2010 में इमारत बनकर तैयार हुई थी। करीब 12 साल पुरानी थी ये इमारत। सूत्रों के मुताबिक इमारत के पिलर काफी कमजोर थे। इमारत का निर्माण यजदान बिल्डर ने कराया था। एफआईआर में लिखा गया है कि मुनाफे के लिए घटिया सामग्री से इसका निर्माण किया गया। बिल्डिंग निर्माण में मानकों की भी अनदेखी की गई थी। ये तमाम बड़ी बातें अब तक सामने आई। यजदान बिल्डर के किए की सजा भुगत रहा है लखनऊ में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? आखिर अचानक अलाया अपार्टमेंट कैसे धराशायी हो गया? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने में पूरा सरकारी अमला जुट गया है और जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। यजदान बिल्डर की करतूतों का पर्दाफाश हो गया है। मानो यजदान बिल्डर्स ने लखनऊ को खून के आंसू रुला दिया। हम आपको बताते हैं इस हादसे की संभावित बड़ी वजह क्या मानी जा रही है। पहली वजह, 10 इंच के पिलर पर खड़ी कर दी इमारत। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये हादसे के पहले की तस्वीर है। देखिए इन पतले पतले पिलर्स को। इनकी चौड़ाई 9 से 10 इंच है। इतने कमजोर पिलर्स पर 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई, जिसका नतीजा सबके सामने है। दूसरी वजह, पार्किंग में खुदाई। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो इस हादसे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। देखिए ये तस्वीर है अलाया अपार्टमेंट की पार्किंग की। तस्वीर में देखा जा सकता है पार्किंग में खुदाई हो रही है। गड्ढा दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि खुदाई के कारण इमारत की नींव कमजोर हो गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तीसरी वजह, पार्किंग में रिसता पानी। कहा जा रहा है कि अलाया अपार्टमेंट की पार्किंग में पिछले कई दिनों से पानी रिस रहा था, जिसके कारण दीवार भी गीली हो रही थी। जमीन गीली होने से नींव पर असर हो रहा था। ऐसे में यहाँ खुदाई होने के कारण इमारत की बुनियाद हिल चुकी थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। चौथी वजह, क्या बेसमेंट में बनाया जा रहा था कमरा? ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इस इमारत के बेसमेंट में कमरा बनाया जा रहा था, जिसका काम कई दिनों से बेसमेंट में चल रहा था। इसी वजह से इमारत कमजोर हो गई और भरभरा कर गिर गई। पांचवी वजह, सिर्फ 2 मंजिल बनाने की थी इजाजत। जांच के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा हुआ कि यहाँ सिर्फ 2 मंजिला इमारत बनाने की इजाजत ली गई थी, लेकिन बिल्डर ने 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी, जिसके चलते इमारत के पिलर कमजोर हो गए थे और बड़ा हादसा हो गया। छठी वजह, घटिया सामान का इस्तेमाल। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि अलाया अपार्टमेंट बनाने के लिए बेहद घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते इमारत की दीवारें खोखली हो चुकी थी। इमारत की दीवारें ज्यादा बोझ नहीं उठा पाई और तिनके की तरह बिखर गईं। पुलिस ने पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को मेरठ से हिरासत में लिया है, जिसे लखनऊ लाया गया। अलाया बिल्डिंग में मंजूर का बेटा नवाजिश साझेदार है। यजदान बिल्डर के साथ उसकी पार्टनरशिप थी। नवाजिश के नाम पर ही इमारत की जमीन बताई जा रही है। अब लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की सभी इमारतों की जांच होगी और ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं दूसरी इमारतें भी अवैध ढंग से तो नहीं बनाई गई। अगर ऐसा है तो उन पर भी बुलडोजर चल सकता है। कुछ ही दिन पहले प्राग नारायण रोड की नजूल की जमीन पर बने यजदान अपार्टमेंट को गिराया गया था और अब एक बार फिर यजदान बिल्डर्स गिरते दिखाई दे रहे हैं। शबाब और नितिका के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। ये भी जगजाहिर है कि जब इमारत इतनी ज्यादा जर्जर कंडीशन में थी तो कैसे यहाँ पर पार्किंग में खुदाई की जा रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि पार्किंग से पानी भी रिस रहा था। तो सवाल यह भी है कि क्या बेसमेंट में कहीं पर कमरा बनाने की तो कोशिश नहीं की जा रही थी।
खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि इमारत में सिर्फ 2 मंजिल बनाने की ही इजाजत दी गई थी। ऐसे में कैसे ये 4 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई? बहुत सारे सवाल इस हादसे के पीछे हैं। सवाल उन ठेकेदारों, उन बिल्डरों से भी है कि कैसे उन्होंने घटिया माल लगाया, क्यों नहीं नक्शा पास कराया और क्यों नियमों को ताक पर रखकर इस तरह इतनी बड़ी इमारत बनाई गई। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। फतेहपुर से प्रयागराज तक फैले धर्मांतरण के खिलाफ अब संत समाज ने मोर्चा खोल दिया। प्रयागराज में संत सम्मेलन पर साधु संतों ने इसे लेकर चर्चा की और धर्मांतरण के खिलाफ रणनीति भी बनाई गई। इस दौरान संतों ने कहा कि सनातन के खिलाफ धर्म परिवर्तन की साजिश हो रही है। देश में मतांतरण से हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं ईसाई मिशनरी भी धर्मांतरण में लिप्त हैं, जैसा कि फतेहपुर में देखने को मिल रहा है। संतों ने कहा कि धर्मांतरण से डेमोग्राफिक बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और इसका असर यह होगा कि हिंदुवादी दल सत्ता में नहीं आ पाएगा। ये तमाम विषय आज संतों की बैठक में रखे गए और इस पर चर्चा की गई। सनातन धर्म के खिलाफ धर्मांतरण की साजिश हो रही है। लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और नाम दिया जा रहा है स्वेच्छा का। उसी धर्मांतरण के धंधे के खिलाफ अब संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रचने वालों को चुन चुन कर बेनकाब किया जा रहा है और विदेशी फंडिंग को एक्सपोज किया जा रहा है। धर्मांतरण के धंधे की आज जब पोल खुल गई, फतेहपुर से लेकर के यहाँ तक कैसे कैसे रुपए बांटे जा रहे हैं, विदेशों का पूरा पैसा कैसे हिंदुओं को धर्मांतरित करके। ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद का शब्द है कि एक हिंदू धर्मांतरित नहीं होता है, वो राष्ट्रांतरित भी हो जाता है। ये सिर्फ धर्मांतरण नहीं है। क्यों धर्मांतरित राज्यों में अथवा जहां 25 से 30% मुसलमान हो गए, बंगाल जैसे राज्यों में कोई हिंदूवादी दल सत्ता में नहीं आ पाता है। इसका एकमेव कारण है ये धर्मांतरण कोई सामान्य समस्या नहीं है। धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद ने संत सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें संतों का धर्मांतरण पर फोकस रहा और इस संकट से देश को निकालने के लिए संतों ने रणनीति भी बनाई। साथ ही फतेहपुर से लेकर सुल्तानपुर तक का जिक्र हुआ, जहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है। फतेहपुर में धर्मांतरण के ये वो किरदार हैं जो एक बार फिर सवालों में है। इस बार एक नहीं, 2 नहीं, 3 FIR दर्ज हुई हैं। आरोपी हैं पादरी सहित कुल 184 लोग। आरोप है कि नौकरी, पैसा, बेहतर पढ़ाई और शादी का झांसा देकर इन लोगों ने धर्मांतरण कराया, लेकिन धर्म बदलवाने के बाद कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। फतेहपुर में धर्मांतरण के मामले में 2 नई FIR दर्ज हुई हैं। पहले ही इसमें अप्रैल 2022 में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कार्रवाई चल रही थी और इसमें भी शुवार्ट्ज के कुलपति यानी वाइस चांसलर का नाम सामने आया था। इसके साथ साथ अन्य पदाधिकारियों का नाम सामने आया था। लेकिन जो 2 नई FIR दर्ज की गई है, उसमें एक पीड़ित सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है सरवेन विक्रम सिंह और दूसरा पीड़ित फतेहपुर जिले का रहने वाला है संजय सिंह। दोनों ने अलग अलग FIR दर्ज कराई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका भी धर्मांतरण कराया गया था। फतेहपुर से प्रयागराज तक फैले धर्मांतरण के खिलाफ जहां संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं इन तारों को सुलझाने में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि अधिकतर धर्मांतरण के मामलों में अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए गए। अगर गौर करें तो चर्च और मिशनरियों की तरफ से कई तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, नौकरी, 15 से 50 हजार तक का कैश, सुंदर लड़की से शादी जैसे झांसे देकर भोले भाले लोगों को धर्मांतरण के जाल में फंसाया जाता है। और इसी पर चिंता जताते हुए प्रयागराज में संत एकजुट हुए हैं और धर्मांतरण को राष्ट्रांतरण का नाम दिया। खैर, पुलिस जहां आरोपियों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है, तो वहीं संत भी सनातन विरोधी षड्यंत्र रचने वालों को चेतावनी दे रहे हैं और सनातन धर्म के लोगों को जागरूक होने का संदेश दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून क्या है, अब आपको ये भी समझा देते हैं। धर्म परिवर्तन पर सबसे सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अंतर्गत जुर्माने के तौर पर 15,000 से 50,000 रुपए तक भरना पड़ सकता है। जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। SC/ST केस में 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर जो कानून बनाया गया है उसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। और चलिए बात कर लेते हैं पठान की। विवादों में घिरी फिल्म पठान बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को एक तरफ समर्थन मिल रहा है तो दूसरी तरफ विरोध भी जारी है। और ये विरोध बेशर्म रंग गाने में ड्रेस को लेकर शुरू हुआ। हालांकि मूवी देखकर लौटे फैंस काफी एंजॉय करते हुए नजर आए। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। जानकारी ये कि बाइकॉट के बावजूद कौन कौन सी फिल्में हिट रही हैं और बम्पर कमाई भी की है। सबसे पहले नाम आता है ब्रह्मास्त्र का। बाइकॉट के बावजूद 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया इस फिल्म ने। भूल भुलैया के वक्त भी बाइकॉट का बिगुल फूंका गया था। बॉलीवुड को बाइकॉट करने का ट्रेंड चल रहा था, लेकिन फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। और फिल्म पद्मावत, जिसके विरोध में जमकर बवाल हुआ था, इसके बावजूद फिल्म ने 585 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। इसी तरीके से गंगूबाई काठियावाड़ी के वक्त भी बाइकॉट ट्रेंड चल रहा था, लेकिन फिल्म की कमाई 129 करोड़ से ज्यादा की रही थी। वहीं RRR के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चला। दुनिया भर में फिल्म ने 1200 करोड़ का बिजनेस किया। तो आपको बाइकॉट की वजह से कौन कौन सी फिल्में फ्लॉप हुई, इसकी भी जानकारी दे देते हैं। बच्चन पांडे, इस फिल्म में पांडे सरनेम की वजह से बाइकॉट किया गया था। अभियान चलाया गया, जिसकी वजह से फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और सिर्फ 50 करोड़ की कमाई कर पाई थी। सम्राट पृथ्वीराज 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में यह फिल्म बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर महज 68 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। कहीं जश्न है तो कहीं प्रदर्शन, कहीं हाय तौबा तो कहीं वाह वाह, कहीं केक कट रहे तो कहीं आतिशबाजी हो रही, कहीं पोस्टर फाड़े गए तो कहीं फूलों की बारिश हुई। ये वही पठान मूवी है जो रिलीज से पहले विवादों में रही। और जब फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो थिएटर के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि इतना सालों बाद शाहरुख खान की मूवी आ रही है। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस मूवी एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी शाहरुख खान ऑन बिग स्क्रीन। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत सालों बाद SRK को कमबैक देखने मिल रहा है और हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और स्पेशली ये फैन स्क्रीनिंग हो रही है, जो स्पेशल एडिशन हमें टी-शर्ट्स और बैंड्स दिए है। अच्छा। और मेरे पास शाहरुख खान की सारी मूवीज की डेट है और साथ में शाहरुख खान के बर्थडे की सारी डेट है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग के पूरे फ्रेंड सर्किल यहाँ पे आए हुए हैं। एक तरह से शाहरुख खान का पूरा फैंडम जो है यहाँ पे है। लेकिन सर कंट्रोवर्सी की जो बात जहाँ तक है वो रही नहीं। पठान मूवी का विरोध और समर्थन दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। थिएटर के बाहर बाइकॉट तो वहीं थिएटर के अंदर झूमे जो पठान, गाने पर फैंस थिरक रहे। फिल्म देखने वालों ने शाहरुख खान की एक्टिंग को खूब सराहा और कहा कि फिल्म में विवाद जैसा कुछ भी नहीं। आप ये बताइए कि पठान देख करके आप लोग निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी मूवी है? सर बहुत अच्छी मूवी है। जैसा हम सुन रहे थे बाइकआउट हो रहा है, वो ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। देश के लिए मूवी बनी है, कोई नफरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और बहुत अच्छी मूवी बनी है। कंट्रोवर्सी भी हुई थी, विवादों में फिल्म आई, ऐसा कुछ लगा आपको पिक्चर में? नहीं, बहुत A1 पिक्चर है, पैसे वसूल A1, कोई ऐसी बात नहीं है। फिल्म में A1 पिक्चर है। और जिस गाने को लेकर के विवाद हो रहा था, रंग को लेकर विवाद हो रहा था, आपने देखा फिल्म? हाँ जी। कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया। क्या खासियत रही फिल्म की? बहुत अच्छी, मतलब एक्शन मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है और कोई रंग वंग से कुछ नहीं होता है, तो बेकार की बात होती है। देखो रंग का ये मुद्दा उठाए तो बेकार की बात है। बाइकआउट की बात भी कही जा रही थी, ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है। फिल्म पठान के बाइकॉट ट्रेंड के बीच गोरखपुर में करीब आधा दर्जन मल्टीप्लेक्स और कई सिंगल स्क्रीन थिएटर में ये फिल्म रिलीज हुई है।
गोरखपुर में फिल्म को लेकर कहीं भी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं दिखा। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर थिएटरों के बाहर पुलिस बल तैनात नजर आए। फिल्म पठान के बायकॉट ट्रेंड को देखते हुए उसके रिलीज होने के दिन सुरक्षा व्यवस्था गोरखपुर में भी सख्त कर दी गई है। आज गोरखपुर में आधा दर्जन मल्टीप्लेक्स और कई थिएटरों में ये फिल्म रिलीज हुई है, जिसको देखते हुए थिएटर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिए गए और साथ ही लगातार गश्त की जा रही है कि कहीं कोई उपद्रव न होने पाए। दिल्ली एनसीआर में भी पठान फिल्म को काफी प्यार मिल रहा है। नोएडा में जिसने भी फिल्म देखी उसने काफी तारीफ की और शाहरुख के साथ ही दीपिका और जॉन की एक्टिंग को दमदार बताया। ऐसा कुछ नहीं है फिल्म के अंदर के बाइकआउट किया जाए। कोई ऐसा सीन आपत्तिजनक जो नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। खामोखा वो मतलब एक वो है कि खानों को नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मूवी में ड्रेस के लिए जो विवाद था वो तो गाने खत्म होने के बाद ड्रेस पहनती है। एंड में है ड्रेस। ऐसा वो ड्रेस का क्या मतलब, इतने सारी जगह इतने ड्रेस पहनते हैं, फालतू ऐसा। मूवी देखी और बहुत सुंदर मूवी लगी, बहुत अच्छी मूवी लगी। देशभक्ति के ऊपर है मूवी, ऑफ कोर्स तो अच्छी तो होनी थी, बट उन सबको अगर देखा जाए तो जो शाहरुख खान और सलमान खान का एक्शन था वो सुपर्ब था, उसे आप मिस नहीं कर सकते। तो अगर एक्शन की बात की जाए तो 5.5 मैं दूंगी, और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो उसमें 5.4 दूंगी। ऐसा कोई कंटेंट जिस तरीके से विरोध हो रहा था, ऐसा कोई कंटेंट है उसमें? नहीं, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिसका विरोध किया जाए। फिल्म में एक्शन है, सस्पेंस है और गानों का तड़का है, लेकिन बेशर्म रंग का विरोध अब भी तगड़ा है। लोग कह रहे हैं कि अगर फिल्म देशभक्ति पर आधारित है तो गानों में ऐसा कंटेंट क्यों परोसा गया जिससे किसी धर्म और रंग को टारगेट किया जा सके। सनातन धर्म के ऊपर कहीं न कहीं चोट पहुंचा है। भगवा रंग जिस तरीके से दिखाया गया इस फिल्म में, दीपिका पादुक जिस तरीके से भगवा रंग पहनकर इस फिल्म को दर्शाई है, आज हम लोगों ने सनातन धर्म को जितने लोग मानते हैं, सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने हवन किया है और शाहरुख खान का फिल्म पठान का हम लोगों ने विरोध किया है। पठान मूवी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पठान मूवी चलने देंगे। निरंतर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है आम हिंदू समाज की। ये आम हिंदू समाज बेटा, हम एक भी शो नहीं चलने देंगे। हम जब फिर आएंगे, फिर उठेंगे, फिर आएंगे। खैर, फिल्म का विरोध पठान के लिए आपदा नहीं अवसर साबित हो रहा है, क्योंकि शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान की एडवांस बुकिंग पहले ही 30 करोड़ को पार कर चुकी थी और जब थिएटर में फिल्म रिलीज हुई तो विरोध के बीच फिल्म को काफी प्यार भी मिल रहा है और माना जा रहा है कि एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बालाकोट स्ट्राइक के बाद फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध की कगार पर थे। तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि पाकिस्तान स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था और भारत भी इसकी आक्रामक प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा था। यह दावा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किया है। उन्होंने अपनी किताब में इन तमाम बातों का जिक्र किया है। बालाकोट में भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। 27 से 28 फरवरी 2019 को अमेरिका उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन के दौरान वो मौजूद थे और उनकी बात भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से हुई थी। तब सुषमा स्वराज ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तानियों ने हमले के लिए परमाणु हथियार तैयार करने शुरू कर दिए हैं। भारत भी इसकी आक्रामक प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र सुषमा स्वराज ने उस वक्त उनके साथ किया था। सबूत गैंग ने तब भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे और अब भी ये सवाल जारी है। आपको बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों में 3 नेता तो कांग्रेस के ही हैं, जिसमें पहला नाम दिग्विजय सिंह का है। इससे पहले कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी सरकार से सबूत मांगे थे। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत की मांग को 2024 लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस को भरोसा है, उम्मीद है, क्योंकि 2024 का रण बेहद नजदीक है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कन्याकुमारी टू कश्मीर नाप दिए तो मानो लोकसभा के नतीजे भांप लिए।
कांग्रेस नेता इस यात्रा से दिल्ली की गद्दी का सपना देख रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा बन रहा है उस पर सिर्फ पार्टी को खेद है। कभी कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में नंबर 2 पर रहने वाले दिग्विजय सिंह ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए, 4 साल बाद फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगे और बीजेपी को घेरने की कोशिश में खुद घिर गए। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का बुलंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। मंच भले ही भारत जोड़ो यात्रा का हो, जहां से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, लेकिन उसी मंच पर माइक थामते ही दिग्विजय सिंह ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर दिए। और जब बवाल शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से उस बयान को निजी बयान बता दिया, लेकिन मुद्दा जब मिल गया तो बीजेपी भी कैसे चुप रहने वाली थी। बीजेपी के नेताओं ने बारी बारी से कांग्रेस के चाल चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है, अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। कि शहादत का सम्मान देश का एक एक नागरिक और व्यक्ति करते हैं। क्या मतलब है इसका? बार बार ये सवाल उठते हैं। दिग्विजय सिंह ने कल फिर उठाया इस बात को। कांग्रेस पार्टी में कह दिया गया कि यह पार्टी का स्टैंड नहीं है। वो कोई सामान्य कार्यकर्ता है क्या? वो पार्टी के महामंत्री हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई नई बात है क्या? भले ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो, लेकिन अंदर खाने भी पार्टी में सबूत वाले बयान पर घमासान मचा है। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह का बयान अगर उनका निजी बयान है तो फिर कांग्रेस के हेडमास्टर को यह भी बताना चाहिए कि पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक पर पार्टी का अधिकृत बयान क्या है। कांग्रेस के नेता ने ही जब कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल खड़े कर दिए तो फिर बीजेपी ने इसे लपक लिया और बीजेपी के प्रवक्ता ने सवाल पूछे, अगर दिग्विजय सिंह का ये निजी बयान है तो फिर राहुल गांधी ने जब तवांग मसले पर सेना का अपमान किया वो क्या था? कांग्रेस पार्टी केवल इसे एक व्यक्तिगत बयान बताकर, इंडिविजुअल का बयान बताकर पल्ला झाड़ नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में केवल दिग्विजय सिंह नहीं है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। राहुल गांधी ने भी किस प्रकार से सेना की पिटाई हो गई ये बयान दिया है। सड़क का गुंडा संदीप दीक्षित ने कहा था आर्म फोर्सेस आर्मी चीफ को, किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहा गया, खून की दलाली कहा गया संजय निरुपम और राहुल गांधी के द्वारा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।